इंश्योरेंस कंपनीज दो किस्म की होती हैं, एक तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी और दूसरी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह होता है कि यहां पे कंपनसेशन पे किया जाता है फॉर द लॉस सफर्ड। फिर से सुनिए, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और इंडेमनिटी का मतलब होता है कंपनसेशन फॉर द लॉस सफर्ड। जितना लॉस होगा उसके लिए कंपनसेशन पे किया जाएगा। और ये कंपनसेशन कैसा होगा? अगर वो जनरल इंश्योरेंस आपने करा रखा है तो कंपनसेशन ऐसा होगा कि आपके लॉस को गुड कर देगा, इनफैक्ट आपके लॉस को रिकवर करा देगा। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जिस चीज को आपने इंश्योर कराया है उसे रिकवर करा देगा, उसे रिप्लेस करा देगा। मतलब क्या है? आपने जनरल इंश्योरेंस कंपनी का मतलब ही है अदर देन लाइफ इंश्योरेंस। आपने क्या किया? जनरल इंश्योरेंस कंपनी से आपने अपनी मोटर कार इंश्योर कराई, हाउस इंश्योर कराया, स्टॉक इंश्योर कराया, ये सब कुछ जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कराते हैं। और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से क्या इंश्योर कराते हैं? लाइफ इंश्योर कराते हैं। ठीक है, मान लीजिए मिस्टर एक्स ने मोटर कार इंश्योर कराई, हाउस इंश्योर कराया, स्टॉक इंश्योर कराया। अगर मान लीजिए उसका मोटर कार एक्सीडेंट हो जाता है, कार जल जाती है, खराब हो जाती है, उसका हाउस बाढ़ में बह जाता है, स्टॉक जल जाता है, ऐसा कुछ भी हो जाता है तो मिस्टर एक्स को इंश्योरेंस कंपनी क्या पे करेगी? इतना पैसा पे कर देगी ताकि वो मोटर कार ले आए नया। अगर उसका हाउस बाढ़ में बह गया है तो इतना पैसा इंश्योरेंस कंपनी दे देगी कि वो नया हाउस बनवा ले। अगर उसका स्टॉक जल जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी इतना पैसा दे देगी कि वो स्टॉक को फिर से वापस ला सकता है। मतलब इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेशन पे करती है फॉर द लॉस सफर्ड, और लॉस सफर्ड के लिए जो कंपनसेशन पे किया जाता है वो इतना होता है कि आप पूरे लॉस को रिकवर कर सकते हो, यानी आप लॉस को रिप्लेस कर सकते हो। मतलब लॉस आप रिपेयर कर सकते हो, दोज आर रिपेयरेबल। लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं। मिस्टर एक्स ने यहां पे इंश्योर कराया है अपनी स्पाउस को, मिसेस एक्स को। अगर इनकी डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या देगी? पैसा देगी। कितना पैसा? जितने की इंश्योरेंस है। मान लीजिए 50 लाख रुपए की इंश्योरेंस थी, तो क्या 50 लाख रुपए मिस्टर एक्स को दे दिया जाएगा? कहा जाएगा स्पाउस ले आइए, मिसेस एक्स। ला पाएंगे मिस्टर एक्स? नहीं ला पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, यहां पे इंश्योरेंस कंपनी जो क्लेम पे करती है वो लॉस को रिपेयर कर देता है, रिपेयरेबल है लॉस। लेकिन यहां पे लॉस कभी भी रिपेयरेबल नहीं है। यहां पे लॉस रिपेयरेबल लॉस है, लेकिन यहां का लॉस इररिपेयरेबल लॉस है। बताइए, ये तो 50 लाख का ही इंश्योरेंस था इसलिए मिसेस एक्स नहीं आ पाई, लेकिन अगर 50 करोड़ का इंश्योरेंस होता तो मिस्टर एक्स मिसेस एक्स को तब तो ले आते? नहीं, तब भी नहीं ला पाते। मिस्टर एक्स मिसेस एक्स को कितना भी पैसा मिल जाएगा वो उन्हें नहीं ला पाएंगे। यहां पे लॉस इररिपेयरेबल है। इनफैक्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस नहीं करती है, वो एश्योरेंस करती है। ठीक है, मतलब यहां पे वो क्या करते हैं? एश्योर करती हैं। और यहां पे बेसिकली वो क्या करते हैं? इंश्योर करते हैं। तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करती है, वो इंश्योर करती है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कभी भी इंश्योरेंस नहीं करते, वो एश्योर करती है। ठीक है, भले ही हम उन्हें लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं, लेकिन वो काम जो करते हैं वो इंश्योरेंस नहीं करते हैं, वो एश्योरेंस करते हैं। और जनरल इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात जो हम लोग समझने जा रहे हैं, कभी भी इंश्योरेंस किसी कमोडिटी या किसी एसेट का नहीं होता। इंश्योरेंस किसी कमोडिटी या फिर किसी एसेट का नहीं होता। मतलब आप इंश्योरेंस मोटर कार का, हाउस का, स्टॉक का, इन सब का नहीं कराते। इंश्योरेंस होता है इनसे रिलेटेड एसोसिएटेड रिस्क का। समझिए बात को। जब हम जनरल इंश्योरेंस कंपनी की बात करते हैं तो जनरल इंश्योरेंस क्या चीज का होता है? किसी कमोडिटी का होता है
या एसेट का होता है? नहीं, किसी कमोडिटी या एसेट का इंश्योरेंस नहीं होता। इंश्योरेंस क्या चीज का होता है? फायर, मैरीन, मिसक्लेनियस, उससे रिलेटेड जो रिस्क होते हैं उनका इंश्योरेंस होता है। फायर का मतलब होता है आग, मैरीन का मतलब होता है पानी, ठीक है। आग से नुकसान पहुंच सकता है, पानी से नुकसान पहुंच सकता है। बाकी मिसक्लेनियस क्या चीज है? चोरी हो जाना, चूहे का गोदाम में घुस के माल काट देना, ये सब कुछ मिसक्लेनियस, ठीक है। तो बड़ा रिस्क जो एसोसिएटेड होता है किसी भी प्रॉपर्टी पे या फिर कमोडिटी पे, स्टॉक पे, वो बड़ा रिस्क होता है इधर फायर, आग का लग जाना, या फिर बाढ़ आ जाना पानी की वजह से। तो दो मेजर नुकसान जो देते हैं वो इधर आग होते हैं या पानी होते हैं। दोनों ही वैसे तो क्या है, एकदम अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। आग और पानी, इनका कोई मेल मिलाप नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचा सकते हैं वो इधर आग या फिर पानी होता है। और उसके अलावा जो कुछ भी आपके कमोडिटी एसेट को नुकसान पहुंचा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? मिसक्लेनियस कहते हैं, ठीक है। इसमें चूहे का काट देना, गोदाम में घुस के माल को, चोरी हो जाना, ये सब कुछ मिसक्लेनियस में आता है। एक बार आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए, ये समझाने के लिए कि इंश्योरेंस कैसे होता है, हम लोग उस जनरल चीज की बात करते हैं जो आप रेगुलरली देखते हो, जानते हो। जो इंश्योरेंस आप कराते हो वो है इधर अपने बाइक का इंश्योरेंस या फिर स्कूटी का इंश्योरेंस, ठीक है। हम उसी पे बात करते हैं। आप जब अपनी बाइक का इंश्योरेंस कराते हो तो आप देखते हो कोई एक है जिसने इंश्योरेंस कराया तो इंश्योरेंस प्रीमियम दिया 2000 रुपए, किसी दूसरे आपके फ्रेंड ने इंश्योरेंस कराया उसने 4000 रुपए दिया, ठीक है। आप देखते हो हर लोगों ने इंश्योरेंस जो करा रखी है उसकी प्रीमियम अलग अलग पे कर रखी है। पता है इसलिए नहीं, क्योंकि आप सभी ने नेगोशिएट करके एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है। उसके पीछे फैक्टर ये है कि इंश्योरेंस प्रीमियम बनती है आप जितने क्लॉजेस को एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। क्लॉजेस क्या चीज होती है? एक जनरल बात करते हैं। पता है आप जब इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराते हो और आप उनसे पूछते हो कि कितने में इंश्योरेंस हो जाएगा 1 साल का, तो पता है वो सबसे सस्ता वाला आपको इंश्योरेंस बताते हैं, मतलब सिर्फ एक क्लॉज वाला। वो एक क्लॉज क्या होती है? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। हम बाइक के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या क्या पे कर सकती है। मिस्टर ए बाइक पे जा रहा था, ठीक है, तो यहां पे किस किस को हानि पहुंच सकती है? अगर बाइक पे मिस्टर ए सवार है और चल रहा है तो बाइक को हानि पहुंच सकती है और मिस्टर ए को। मिस ए जा रही थी, स्कूटी पे जा रही थी, किसको किसको हानि हो सकती है? स्कूटी को और मिस ए को हानि हो सकती है। चलिए हम लोग मिस्टर ए पे वापस आ जाते हैं। मिस्टर ए बाइक पे जा रहे हैं तो हानि हो सकती है बाइक को और मिस्टर ए को। लेकिन अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को लड़ा दिया तो हानि और किसको पहुंच सकती है? मिस्टर बी को, ठीक है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब होता है मिस्टर बी को जो हानि पहुंचेगी उसकी रिकवरी इंश्योरेंस कंपनी करेगी, ठीक है। तो सबसे मिनिमम क्लॉज क्या लेना होता है? जब आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हो, कहते हो हमको सबसे सस्ता वाला इंश्योरेंस करके दे दो, तो कौन सा इंश्योरेंस करके देते हैं? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ही उसे कहा जाता है। थर्ड पार्टी का मतलब होता है अगर आप बाइक चला रहे हो, आप डैमेज हो जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, आपकी बाइक डैमेज हो जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। जब सामने वाले को जिसको आप ठोकोगे, ठीक है, वो डैमेज हो जाएगा तो उसको भरपाई के लिए आपको कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी देगी, ठीक है। अब इसी में हम दो क्लॉज कभी कभी लगवा देते हैं। दो क्लॉज क्या होता है? मिस्टर बी उसका भी कंपनसेशन मिले और मिस्टर ए का भी कंपनसेशन मिले, तो अब ये दो क्लॉज हो गया, प्रीमियम बढ़ जाएगा, ठीक है। आप उसी में कहोगे बाइक को भी जो क्षति पहुंचेगी, हानि पहुंचेगी, उसकी भी रिकवरी इंश्योरेंस कंपनी करे, तो ऐसे में अगेन आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा प्रीमियम और ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो आप देखिए, क्या मोटर बाइक को इंश्योर करा रहे हो? नहीं, मोटर बाइक इंश्योर थोड़ी ना हो रही है। इंश्योर क्या चीज हो रही है? उससे रिलेटेड रिस्क इंश्योर हो रहा है, ठीक है। जब एक शॉपकीपर अपनी स्टॉक को इंश्योर कराता है तो पता है स्टॉक इंश्योर नहीं होता है, स्टॉक से रिलेटेड रिस्क इंश्योर होते हैं। जैसे एक शॉपकीपर को बोलना पड़ता है कि अगर माल जल जाएगा तो इंश्योर करा रहे हो कि नहीं, माल को चोरी हो जाएगा तो इंश्योर करा रहे हैं कि नहीं, उससे रिलेटेड जो रिस्क होते हैं वो इंश्योर होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमने अपने हाउस का इंश्योरेंस कराया, हमने अपने हाउस का इंश्योरेंस कराया है और उसमें कौन सा इंश्योरेंस लिया हमने? फायर इंश्योरेंस। तो अगर मान लीजिए बाढ़ आ जाए और मकान बह जाए तो क्या आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी? नहीं देगी। इंश्योरेंस कंपनी कब क्लेम देती है?
इंश्योरेंस कंपनी तब क्लेम देगी जब आपके हाउस को नुकसान फायर की वजह से पहुंचे। अगर मान लीजिए हमने मैरीन इंश्योरेंस हाउस का कराया है, ठीक है, और मान लीजिए आग लग जाती है मकान में, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि रिस्क आपका इंश्योर्ड ही नहीं था, आपने तो मैरीन इंश्योरेंस करा रखा था। पानी से अगर क्षति पहुंचेगी तब मकान के रिस्पेक्ट में जो क्लेम बनती है वो तब बनेगा। यानी अगर आपको मकान के रिस्पेक्ट में फुल इंश्योरेंस चाहिए कि आपके मकान को किसी भी किस्म की हानि पहुंचती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम दे दे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फायर इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा, मैरीन इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा, और सर्टेन अदर रिस्क जो आपको लगते हैं कि मकान में हो सकते हैं, जिसकी वजह से मकान डैमेज हो सकता है, वो सब भी आपको इंश्योर कराना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सिर्फ फायर इंश्योरेंस ही नहीं, मैरीन इंश्योरेंस ही नहीं, उससे रिलेटेड जितने रिस्क समझ में हमें आते हैं वो सब हम इंश्योर कराएंगे, तब जाके वो एक फुल इंश्योरेंस हमें देगा। ठीक है, ये बात। अब फायर इंश्योरेंस की बात हो गई, मैरीन इंश्योरेंस की बात हो गई, मिसलेनियस इंश्योरेंस की बात हो गई। हम अब जनरल इंश्योरेंस कंपनी के रिस्पेक्ट में अकाउंटिंग की बात करने जा रहे हैं आपसे। ठीक है, हम लोग वन बाई वन बात करेंगे। पहले हम जनरल इंश्योरेंस कंपनी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इसके बाद आपसे बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के रिस्पेक्ट में। जनरल इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है, रिस्क कैसे इंश्योर होता है, इसकी बात हो गई। नाउ वी आर कमिंग टू इट्स अकाउंटिंग। एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी फायर इंश्योरेंस करती है, मैरीन इंश्योरेंस करती है, और मिसलेनियस, आग, पानी, बाकी सब कुछ। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी अपने हर एक इंश्योरेंस के रिस्पेक्ट में एक रेवेन्यू अकाउंट बनाती है। इसका रेवेन्यू अकाउंट बनेगा, इस मैरीन का अगेन एक रेवेन्यू अकाउंट बनेगा, और मिसलेनियस का अगेन एक रेवेन्यू अकाउंट बनेगा। ठीक है, इन तीनों के अपने अपने रेवेन्यू अकाउंट बनाएंगे। मतलब एक इंश्योरेंस कंपनी जितनी किस्म के रिस्क को इंश्योर करती है उसका अलग अलग वो रेवेन्यू अकाउंट बनाती है। ठीक है, प्राइम रेवेन्यू अकाउंट फायर का तो होता ही है, मैरीन का तो होता ही है। बाकी अगर उसके पास कुछ बड़े और बिजनेसेस हैं, कुछ और बड़े रिस्क इंश्योर्ड हैं, तो उनके भी अलग अकाउंट बना लेगी। अदरवाइज बाकी सबको मर्ज कर दिया जाता है और मिसलेनियस रेवेन्यू अकाउंट बनाया जाता है। क्योंकि मेजर इंश्योरेंसेस जो रिस्क के अगेंस्ट होते हैं वो एक इंश्योरेंस कंपनी में ईदर फायर के हो रहे होते हैं या फिर मैरीन के हो रहे होते हैं, और बाकी सबको मिसलेनियस कहती है इंश्योरेंस कंपनी। इन सभी को बनाने के बाद इन तीनों के रिस्पेक्ट में हमें एक पीएल अकाउंट बनाना होता है। तो हम अभी आपको यह बता रहे हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें हर किस्म का रेवेन्यू अकाउंट पढ़ना है। इन तीनों रेवेन्यू अकाउंट के बाद अब इंश्योरेंस कंपनी का एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, पीएल अकाउंट पढ़ना है, और पीएल के साथ साथ बनेगा बैलेंस शीट। ठीक है यहां तक। चलिए अब हम लोग रेवेन्यू अकाउंट पे आ जाते हैं। चलिए लिखिए, फॉर्मेट ऑफ रेवेन्यू अकाउंट। इसमें हम लिखते हैं पहले इंश्योरेंस कंपनी का नाम, तो डैश 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 इंश्योरेंस कंपनी, जो भी कंपनी का नाम है। उसके बाद लिखते हैं रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड डॉट डॉट डॉट, देन उसके बाद पर्टिकुलर शेड्यूल नंबर अमाउंट। तीन कॉलम बना लीजिए, पर्टिकुलर शेड्यूल नंबर अमाउंट। ऊपर लिखा है हमने
डैश 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 इंश्योरेंस कंपनी, जो कंपनी का नाम है, देन रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड पर्टिकुलर, इसमें पहला इनकम लिखिए। इंश्योरेंस कंपनी की सबसे बड़ी इनकम क्या आती होगी? प्रीमियम, ठीक है। सबसे पहले प्रीमियम अर्न, दूसरा होता है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, मिसक्लेनियस रिसिप्ट, प्रीमियम अर्न्ड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, देन मिसक्लेनियस रिसिप्ट, उसके बाद एक्सपेंडिचर। सबसे बड़ा खर्चा बताइए? क्लेम। सबसे बड़ा खर्चा होता है क्लेम, क्लेम इंकर्ड। दूसरा बड़ा खर्चा होता है कमीशन। इंश्योरेंस कंपनी का दूसरा बड़ा खर्चा होता है कमीशन। हमने खर्चा बोला वो तो बात ठीक है, बड़ा क्यों बोला ये बात अभी बताएंगे आपको। कमीशन। तीसरा होता है मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। देन प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। यहां 3 चीजें थी, ये ए टोटल। एक्सपेंडिचर में हमने 4 चीजें लिखी, इसकी टोटल। ये हो गया बी। दिस इज ऑपरेटिंग इनकम, ए माइनस बी। इस तरीके से हम लोग फायर के रिस्पेक्ट में भी बनाएंगे, मैरीन के रिस्पेक्ट में भी बनाएंगे, मिसक्लेनियस के रिस्पेक्ट में बनाएंगे। और ये ऑपरेटिंग इनकम उठ के कहां जाएगा? दिस ऑपरेटिंग इनकम शैल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। एट टाइम्स क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी अपनी एक एक सेगमेंट से भी कुछ पैसा निकाल के रिजर्व में ट्रांसफर करती है। कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी अपनी एक सेगमेंटेड प्रॉफिट से भी कुछ पैसा उठा के रिजर्व में डालती है, तो जितना पैसा यहां से डायरेक्ट रिजर्व में निकल के चला जाता है, सिर्फ बैलेंस पैसा ही पीएल में जा पाता है। तो इसमें से अब लेस कर रहे हैं, अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व। नॉर्मली होता नहीं है ये, नॉर्मली ये होता नहीं है, लेकिन अगर इन केस ऐसा कोई अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक सेगमेंटेड प्रॉफिट से भी वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने फायर से या मैरीन से एक पैसा रिजर्व में डायरेक्टली डाल रहे हैं, तो उसे आप लेस कर दीजिएगा। बैलेंस इज प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट। अब याद रखने वाली बात, प्रीमियम अर्न्ड इज शेड्यूल नंबर 1, ठीक है। इन दोनों का भी शेड्यूल नहीं। क्लेम इंकर्ड शेड्यूल 2, 3, 4। सर ये सब खाली हैं, क्या इनको भी भरा जा सकता है शेड्यूल से? नहीं, भरा नहीं जा सकता। ये प्रिस्क्राइब्ड शेड्यूल्स हैं, ठीक है। शेड्यूल इसी का 1 है, यही 2 है, यही 3 है, यही 4 है, ठीक है। 5th नंबर शेड्यूल से बैलेंस शीट स्टार्ट हो जाएगी। 4 तक ही शेड्यूल होते हैं इसमें। मतलब प्रीमियम अर्न के रिस्पेक्ट में आपको शेड्यूल बनाना है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में कोई शेड्यूल नहीं बनाना है, डायरेक्ट फिगर यहां पे उठा के लिखनी है। मिसक्लेनियस रिसिप्ट कोई है, कोई शेड्यूल नहीं बनाना है, डायरेक्ट फिगर यहां रखनी है। क्लेम इंकर्ड का शेड्यूल बनेगा, कमीशन बनेगा, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस बनेगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट का कोई शेड्यूल नहीं होगा, डायरेक्ट जितना आपको प्रोविजन लिखना है वो आप यहां लिख दोगे। देन दिस इज ऑपरेटिंग इनकम। अमाउंट ट्रांसफर टू, अगर कोई रिजर्व है तो करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। जो भी अमाउंट आ रहा है दिस प्रॉफिट, या फिर ट्रांसफर करने के बाद जो बचा हुआ है दैट वुड बी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। अब हम लोग एक एक करके सबकी बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रीमियम अर्न की।
प्रीमियम अर्न का मतलब होता है नेट प्रीमियम अर्न। मतलब इंश्योरेंस कंपनी कभी कभी क्या करती है, खुद भी रिस्क को कहीं और इंश्योर करा लेती है। सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी के पास कस्टमर्स ही, पॉलिसी होल्डर्स ही इंश्योर कराने नहीं आते हैं, इंश्योरेंस कंपनी भी कभी कभी अपने रिस्क को दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर करा लेती है। देखिए इस बात को, ये हम 3 इंश्योरेंस कंपनी बना रहे हैं, ठीक है। ये इंश्योरेंस कंपनी ए, इंश्योरेंस कंपनी बी, इंश्योरेंस कंपनी सी। ये देखिए, ये क्या करता है कि इंश्योरेंस कंपनी ए के पास इंश्योरेंस कराने जाता है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे लोग इस इंश्योरेंस कंपनी के पास इंश्योरेंस कराने जाते हैं। इनसे जो इसको प्रीमियम मिलता है उसे हम कहते हैं प्रीमियम, ठीक है। अब ये क्या कर सकती है, इंश्योरेंस कंपनी ए को जितना भी प्रीमियम मिल रहा है उसके रिस्पेक्ट में उसे रिस्क इंश्योर करना है, ठीक है। आईआरडीए की गाइडलाइंस के हिसाब से एक इंश्योरेंस कंपनी एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा का रिस्क इंश्योर नहीं कर सकती। मतलब हम अगर इंश्योरेंस कंपनी बना लेते हैं, सबसे पहली बात तो बना नहीं सकते। इंश्योरेंस कंपनी हर कोई नहीं बना सकता। इंश्योरेंस कंपनी वही बना सकता है जिसके पास 100 करोड़ रुपए की कैपिटल हो। मतलब इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट करने के लिए भी कितना पैसा चाहिए, 100 करोड़ रुपए। हालांकि मतलब नहीं है अकाउंटिंग से, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए ऐड किया। 100 करोड़ रुपए अगर हैं तो इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट होती है। इस इंश्योरेंस कंपनी ए जितना चाहे जितना रिस्क इंश्योर कर सकती है। अब हमने एक इंश्योरेंस कंपनी बना ली, मेरे पास लोग पॉलिसी कराते जा रहे हैं, तो जितना चाहे जितनी पॉलिसी कर सकते हैं, नहीं। आईआरडीए ये कहती है कि एक इंश्योरेंस कंपनी एक लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा रिस्क नहीं ले सकती। अगर हम 1 लाख करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कर दें और बताइए सबकी अगर ट्रेजेडी हो जाए, सबकी डेथ हो जाए, तो कैसे पेमेंट करेंगे? तो इंश्योरेंस कंपनी भी अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस नहीं कर सकती। आईआरडीए बताती है कि आपकी कंपनी को ज्यादा से ज्यादा कितना रिस्क इंश्योर करना है, ठीक है। मान लीजिए हम एग्जांपल ले रहे हैं कि इस कंपनी को कहा गया कि आप 500 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस कर सकते हो। आईआरडीए ने इस कंपनी को कहा कि आप 500 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस कर सकते हो। इसका मतलब है कि 500 करोड़ रुपए से ज्यादा लोग इसके पास आएंगे तो अब ये इंश्योरेंस नहीं कर सकता। इनफैक्ट नहीं कर सकता वाली बात नहीं होती है, 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का अगर इस कंपनी के पास इंश्योरेंस आएगा तो वो अब बाकी अमाउंट के लिए किसी और कंपनी से इंश्योर करा लेगी, ठीक है। आप अगर किसी कंपनी में जाके इंश्योरेंस कराते हो, कुछ जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नाम दीजिए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ठीक है, और भारतीय एक्सा, और एचडीएफसी, और बजाज एलियंस, ठीक है, और एविवा। बहुत सारी, आज तो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी हो चुकी हैं, ठीक है। सबसे पहली इंश्योरेंस कंपनी इंडिया की लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो लाइफ इंश्योर करती थी, जनरल इंश्योरेंस की बात नहीं। उसके बाद दूसरी कंपनी आई यूटीआई। यूटीआई फाइनेंस सेक्टर में उतरी, उसने म्यूचुअल फंड लॉन्च किया, उसने इंश्योरेंस लॉन्च किए। तो यूटीआई वाज द सेकंड कंपनी, और उसके बाद इंडिया में भरमार हो गई इंश्योरेंस कंपनी की, ठीक है। ये इंश्योरेंस कंपनी ए के पास जाता है, इंश्योर कराता है। ऐसे सिर्फ यही नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मल्टीपल लोग हैं, ठीक है। इनफाइनाइट टाइप के लोग हैं जो जा जाके यहाँ पे इंश्योरेंस करा रहे हैं, ठीक है। इनफाइनाइट कहना ठीक नहीं होगा। ढेर सारे लोग हैं जो इस तरीके की इंश्योरेंस यहाँ पे करा रहे हैं। लेकिन इंश्योरेंस आईआरडीए ने क्या कहा है 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का इंश्योरेंस नहीं करना। अगर मान लीजिए इसके पास टोटल इंश्योरेंस जो आ जाती है वो 600 करोड़ रुपए की आ जाती है, अब उसे क्या करना पड़ेगा, 100 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस यहां से यहां शिफ्ट करना पड़ेगा, किसी दूसरी कंपनी से इंश्योरेंस कराना होगा। यानी अब ये यहां से यहां करेगा, और इसे क्या कहेंगे, री इंश्योरेंस। पता है इस री इंश्योरेंस के दौरान इस इंश्योरेंस कंपनी को क्या देना पड़ेगा, प्रीमियम। ये यहां से प्रीमियम रिसीव कर रहा था, ये यहां पे री इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगा, ठीक है। री इंश्योरेंस प्रीमियम। पता है ये इंश्योरेंस कंपनी भी पब्लिक से इंश्योरेंस लेती है कि नहीं? हाँ, ये भी पब्लिक से इंश्योरेंस लेती है। इसके पास भी क्या आता है, प्रीमियम। तो पता है इस कंपनी के पास क्या क्या आ रहा है, इसके पास अपने प्रीमियम भी आ रहे हैं,
प्रीमियम जब हम सिर्फ कहते हैं तो इसका मतलब होता है डायरेक्ट बिजनेस। मैंने इसे प्रीमियम तो इसका मतलब होता है डायरेक्ट बिजनेस। और अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी से प्रीमियम आता है तो उसे कहा जाता है री इंश्योरेंस। दिस इज डायरेक्ट बिजनेस। जो कस्टमर्स देते हैं दैट इज डायरेक्ट बिजनेस। ठीक है ये बात। और इस इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम क्या सिर्फ कस्टमर से आ रहा है, पॉलिसी होल्डर से डायरेक्ट? नहीं, दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से भी आ रहा है। अब बताइए, अगर इस इंश्योरेंस कंपनी को आईआरडीए ने जितना अमाउंट कहा था उससे ज्यादा इसका इंश्योरेंस हो जाए तब क्या होगा? अब इसको भी कहीं जाके री इंश्योर कराना पड़ेगा। अब इसने पकड़ा कंपनी सी को, यहां पे उसने री इंश्योरेंस कराया। ठीक है, री इंश्योरेंस प्रीमियम अगेन यहां पे होगा कि नहीं? इंश्योरेंस प्रीमियम यहां पे होगा। हम आपको इतनी सारी बात किस लिए बता रहे हैं? हम आपको बताना चाहते हैं प्रीमियम अर्न्ड क्या होती है। ठीक है, अब इस कंपनी की बात कीजिए, इसकी प्रीमियम अर्न्ड क्या है? इसकी प्रीमियम अर्न्ड इंश्योरेंस कंपनी बी की, देखिए ये जो प्रीमियम आ रहा है वो है, और ये वाला प्रीमियम जो आया है वो प्रीमियम अर्न्ड है, माइनस ये जो प्रीमियम पे कर रहा है वो खर्चा नहीं है, वो निगेटिव प्रीमियम इनकम है। फिर से ये बात सुनिए, इसकी प्रीमियम इनकम इंश्योरेंस कंपनी बी की क्या है? ये जो डायरेक्ट प्रीमियम बिजनेस से प्रीमियम आ रहा है ये इनकम है, ये री इंश्योरेंस वाली जो प्रीमियम आ रही है ये इनकम है, और जो री इंश्योरेंस में इसने प्रीमियम पे किया है वो निगेटिव प्रीमियम अर्न्ड है, यानी माइनस कर दी जाएगी। ठीक है, अब हम सिर्फ बात करते हैं इस कंपनी के रिस्पेक्ट में, हम इंश्योरेंस कंपनी बी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर इंश्योरेंस कंपनी बी के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो इस री इंश्योरेंस प्रीमियम को कहा जाता है री इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेप्टेड। हम कंपनी बी के टर्म्स में बात कर रहे हैं। ठीक है, और री इंश्योरेंस प्रीमियम जो ये पे कर रही है सी को, इसे कहा जाता है री इंश्योरेंस प्रीमियम सीडेड। ध्यान दीजिएगा, इन सब टर्म्स में यही टर्म्स यूज किए जाएंगे आपसे एग्जाम में। एक्सेप्टेड का मतलब क्या होता है? लेना, पाना। ठीक है, और सीडेड का मतलब होता है देना। ठीक है, एक्सेप्टेड का मतलब होता है पाना, सीडेड का मतलब होता है देना। तो ये री इंश्योरेंस प्रीमियम हम बी कंपनी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, बी इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये री इंश्योरेंस प्रीमियम सीडेड है, दे रही है। ये क्या है? निगेटिव इनकम। और एक्सेप्टेड क्या है? आपकी पॉजिटिव प्रीमियम अर्न की इनकम। ठीक है, ये बात। पूरा पीएल रेवेन्यू अकाउंट ये कौन से बेसिस पे बनता है? कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस? एक्रूअल बेसिस। इनफैक्ट सभी कंपनी की अकाउंटिंग कैसे होती है? एक्रूअल बेसिस पे। यहां हम प्रीमियम अर्न की जो बात कर रहे हैं ये एक्रूअल बेसिस पे है या फिर रिसिप्ट बेसिस पे? एक्रूअल बेसिस पे ही। इनफैक्ट ये बात सोचने की जरूरत नहीं है, पूरी हर कंपनी की अकाउंटिंग कैसे होती है? एक्रूअल बेसिस। कंपनी से कहता है कि अकाउंट्स कब ट्रू एंड फेयर माने जाएंगे? तभी माने जाएंगे व्हेन इट हैज बीन मेड ऑन एक्रूअल बेसिस। ठीक है, ये बात। तो आपको ये बात समझ में आ चुकी है। चलिए हम लोग लिख लेते हैं कि री इंश्योरेंस में प्रीमियम अर्न का मतलब क्या होता है? प्रीमियम अर्न का मतलब होता है, लिखिए, डायरेक्ट बिजनेस प्रीमियम। डायरेक्ट बिजनेस प्रीमियम रिसीव्ड। ये तो कैश बेसिस हो गया। प्रीमियम जितना एक्रू हो रखा है क्लोजिंग में, मतलब हम ये कहना चाहते हैं डायरेक्ट बिजनेस का 6 लाख रुपए का प्रीमियम आना चाहिए था, जिसमें से 5 ही लाख आया है। तो इनकम 6 लाख है कि 5 लाख है? 6 लाख है। ड्यूरिंग द ईयर एक्रू अगर 6 लाख की प्रीमियम हो चुकी है तो इनकम 6 लाख रुपए है। तो डायरेक्ट बिजनेस प्रीमियम रिसीव में आपको क्या और जोड़ देना चाहिए? प्रीमियम एक्रूड क्लोजिंग। ठीक है, प्रीमियम एक्रूड क्लोजिंग बैलेंस। और आपको लेस कर देना चाहिए कि नहीं ओपनिंग बैलेंस? पिछले साल कोई इनकम प्रीमियम की एक्रू हुई थी जो इस बार रिसीव हुई है, तो इस बार के रिसीव में इंक्लूडेड है, क्या करें उसको? एक्सक्लूड कर दीजिए। हमको इस बार की प्रीमियम इनकम जाननी है। कहना ये चाहते हैं कि इस बार 6 लाख रुपया मिला था, क्लोजिंग में 1 लाख रुपया भी और मिलना चाहिए, एक्रू हो चुका है तो 7 हो गया, लेकिन 2 लाख तो पुराना वाला आया था, 2 लाख रुपया कम कर दीजिए, 5 लाख रुपया इस साल की इनकम बनती है। इसमें से लेस कर देंगे प्रीमियम
एक्रूड ओपनिंग बैलेंस। बताइए यही सारा काम री इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए भी करेंगे कि नहीं? हम इंश्योरेंस कंपनी बी के टर्म्स में बात कर रहे हैं, सारी डायरेक्ट बिजनेस की बात हो गई। अब री इंश्योरेंस प्रीमियम भी तो आ रहा है इस कंपनी को, री इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए भी ऐड कीजिए। अब क्या करें इसके साथ, ये देखिए ये, अब इसमें आप क्या कीजिए, री इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेप्टेड कहा जाता है, ठीक है, री इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेप्टेड, ये प्लस री इंश्योरेंस प्रीमियम जो एक्रू हो चुकी है क्लोजिंग में, उसको ऐड करेंगे। री इंश्योरेंस प्रीमियम एक्रूड हो रखी है जो क्लोजिंग बैलेंस में, उसको ऐड करेंगे। और लेस क्या करेंगे इसमें से, री इंश्योरेंस प्रीमियम जो ओपनिंग में एक्रू हो रखी थी। इनकम हो गया क्या ये? नहीं, अभी री इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे कर रहे हैं उसे हटाना भी है। री इंश्योरेंस प्रीमियम हटवाइए हमसे। अब इसमें से हमको क्या करना होगा, री इंश्योरेंस प्रीमियम सीडेड, ठीक है, सीडेड का मतलब क्या होता है, देना, ठीक है, जो आपने पे किया है, री इंश्योरेंस प्रीमियम सीडेड। अब इसके साथ साथ ये बताइए, री इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपने पे किया है, साथ में अभी पे करना कुछ बाकी भी है, तो वो भी ऐड होगा कि नहीं? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होगा। री इंश्योरेंस प्रीमियम सीडेड का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, और लेस क्या हो जाएगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से यहां से देखिए, इफ दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो आपको क्या लेना है अब यहां पे, ए प्लस बी माइनस सी। इसे प्रीमियम की इनकम नहीं मानी जाती। इंश्योरेंस कंपनी ये जो प्रीमियम रिसीव करती है उसमें से रिजर्व बनाती है फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। इंश्योरेंस कंपनी बहुत बड़ा रिस्क लेती है, वो 100 रुपए की प्रीमियम लेती है तो 10,000 रुपए की इंश्योरेंस कर रखी है, ठीक है, उसका रिस्क बहुत बड़ा है। वो जितनी भी प्रीमियम रिसीव करती है उसमें से तुरंत रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क बनाती है, ठीक है। तो इसमें से अब क्या लेस होता है, इसमें से लेस होता है रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, और इसे कहा जाता है प्रीमियम अर्न्ड। ठीक है ये बात। चलिए अब हम लोग को अब इसके लिए एक नई चीज समझनी होगी, व्हाट इज दिस रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, आईआरडीए बताता है कि अनएक्सपायर्ड रिस्क कितना बनाना है, लेकिन आईआरडीए ये बताता है कि दिस इज द मिनिमम रिजर्व टू बी मेंटेन्ड, ठीक है। अगर कंपनी खुद ज्यादा बनाना चाहे और रिजर्व बनाना चाहे रिस्क के लिए तो बना सकती है। तो
तो हम लोग जो लिख रहे हैं वो IRDA के हिसाब से लिख रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा ये मिनिमम रिजर्व होता है, कम से कम इतना बनाना है। कंपनी अगर खुद से ही ज्यादा बनाना चाहती है तो बना सकती है। रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क इन केस ऑफ फायर एंड मिसक्लेनियस 50%। 50% ऑफ व्हाट? 50% ऑफ नेट प्रीमियम। ये जो ऊपर निकाले अभी A प्लस B माइनस C। इन केस ऑफ मैरीन, इन केस ऑफ मैरीन कितना होगा? 100% ऑफ नेट प्रीमियम। इसी के नीचे लिखवा देते हैं आपको, हाउएवर a company as per its internal policy can maintain more reserve. This additional, this is called additional reserve. अगर कंपनी इस परसेंटेज से ज्यादा रिजर्व बनाती है तो जितना रिजर्व बनाना जरूरी है उसे कहा जाता है रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। अगर कंपनी उससे भी ज्यादा रिजर्व बनाती है तो उसे बोला जाता है एडिशनल रिजर्व। कंपनी अगर चाहे तो ज्यादा बना सकती है और न चाहे तो नहीं बना सकती है। ठीक है, आपको एग्जाम में अगर मान लीजिए परसेंटेज नहीं दिया हुआ है रिजर्व कितना बनाना है तो हम लोग एडिशनल रिजर्व नहीं बनाएंगे। सिर्फ इंश्योरेंस की गाइडलाइंस जो दी गई है सिर्फ उसके हिसाब से जितना रिजर्व मैंडेटरी है बनाना सिर्फ वो बनाएंगे। मतलब हम लोग 50% इन केस ऑफ फायर एंड मिसलेनियस बनाएंगे और 100% इन केस ऑफ मैरीन बनाएंगे। ठीक है, इसके नीचे एक नोट और लिखिए, इसके नीचे एक नोट लिखिए। लिखिए, अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में ये बात नहीं बताता है कि री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड बिजनेस है या सीडेड है, मतलब आपके पास री इंश्योरेंस आया है या आपने किसी को री इंश्योरेंस दिया है, तो री इंश्योरेंस को क्या मानेंगे? सिर्फ री इंश्योरेंस दिया हुआ है, तो ऐसे में हम हमेशा री इंश्योरेंस सीडेड मानते हैं। ये लिखवा रहे हैं, लिखिए, इन केस इट इज नॉट नोन इन क्वेश्चन, इन केस इट इज नॉट नोन इन क्वेश्चन, whether the reinsurance business is accepted or ceded, whether the reinsurance business is accepted or ceded, it shall always be considered to be, reinsurance business ceded. It shall always be considered to be reinsurance business ceded. ठीक है ये बात। तो री इंश्योरेंस के केस में एग्जाम में आप कोई एजम्पशन नहीं लिखोगे, आप हमेशा सीडेड मान के ही उसे करोगे। इन केस आपको ये बात नहीं पता चलती है क्वेश्चन से कि वो एक्सेप्टेड है या फिर सीडेड है। अगर सीडेड है तो प्रीमियम जो भी दिया हुआ है वो क्या है? निगेटिव इनकम। ठीक है, चलिए यहां पे बात हो रही थी रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क बनाने की। ठीक है, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क जो हमें बनाना होता है वो इतने अमाउंट का मेंटेन करना है। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए दिस A प्लस B माइनस C इज 10 करोड़। ठीक है, तो रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, मान लीजिए दिस इज फायर बिजनेस। ठीक है, फायर का रेवेन्यू अकाउंट बना हुआ है, तो हमको रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क कितना बनाना है? 5 करोड़ रुपए का। और पहले से ही 4.5 करोड़ रुपए का रिजर्व बना हुआ है, पिछले साल बैलेंस शीट में 4.5 करोड़ रुपए दिखाई दे रही है। तो अब हमको रिजर्व 5 करोड़ रुपए का नहीं बनाना है, कितना बनाना है? सिर्फ 50 लाख रुपए का बनाना है।
फिर से बात को सुनिए, अगर कंपनी ने पहले से ही 5 करोड़ रुपए का रिजर्व बना रखा होगा तो इस बार कंपनी को कोई भी एडिशनल रिजर्व अब बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, अगर मान लीजिए ये ए प्लस बी माइनस सी 10 करोड़ रुपए आता है, ऑलरेडी कंपनी की एज पर लास्ट बैलेंस शीट 5 करोड़ रुपए का रिजर्व दिखाई दे रहा है, तो क्या इसे कोई रिजर्व बनाना है? अब नहीं बनाना, कोई भी पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। दिस ए प्लस बी माइनस सी इज प्रीमियम अर्न्ड। ठीक है, तो चलिए एक काम कीजिए, यहां पे और नीचे लिखिए, लिखिए इसके बाद रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। एक काम कीजिए, यहां पे स्टार बनाइए इस पे, ठीक है, और नीचे जहां लिख रहे हो वहां पे स्टार बना के लिखिए। रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क पे एक स्टार बना दीजिए और नीचे जहां पे आप लिख रहे हैं वहां स्टार बना लीजिए। दिस अमाउंट ऑफ, लिखिए दिस अमाउंट ऑफ reserve for unexpired risk, this amount of reserve for unexpired risk is to be maintained, in case an amount has already been maintained, towards such reserve only the deficit amount need to be maintained as reserve। ठीक है, मतलब अगर 10 करोड़ रुपए यहां आता है तो रिजर्व बनाना है 5 करोड़ रुपए का, 4.5 करोड़ रुपए ऑलरेडी बन रखा है, तो आपको रिजर्व अब सिर्फ कितने का बनाना है? 50 लाख रुपए का। सिर्फ 50 लाख रुपए ही यहां लेस करने की जरूरत है। ठीक है, बाकी आपकी प्रीमियम अर्न की इनकम है। मान लीजिए आपकी यहां पे ए प्लस बी माइनस सी तो 10 करोड़ आती है, रिजर्व बनाना है 5 करोड़ और पहले से 5.5 करोड़ रुपए का रिजर्व आप बना रखे हो। आप पहले से ही रिजर्व ज्यादा बना रखे हो। क्यों पहले से रिजर्व ज्यादा बना हुआ है? पिछले साल ये ए प्लस बी माइनस सी क्या आया होगा? और ज्यादा आया होगा, तभी तो पहले से पिछले साल ज्यादा रिजर्व बना हुआ है। तो अगर इस बार 10 करोड़ रुपए आया है और रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क पहले से ही 5.5 करोड़ रुपए का बना हुआ है, तो 50 लाख रुपए का रिजर्व ज्यादा बना हुआ है। आपको अगर एडिशनल रिजर्व बनाने का मन है तो वो 50 लाख रुपए छोड़ सकते हो, और नहीं तो ये 50 लाख रुपए यहां पे ऐड करके प्रीमियम अर्न की इनकम 10.5 करोड़ हो जाएगी। अगर आप रिजर्व ज्यादा बना हुआ है मेंटेन रखना चाहते हो तो रख सकते हो, क्योंकि दिस इज द बेयर मिनिमम अमाउंट। आपको पता है ये आईआरडीए क्या कहता है? कहता है दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ रिजर्व टू बी मेंटेन। तो अगर आपका रिजर्व पहले से ज्यादा बना हुआ था तो आप उसे छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आप रिजर्व उतना ही मेंटेन करना चाहते हो जितना आईआरडीए आपको बेयर मिनिमम कहती है, तो ऐसे में वो 50 लाख रुपए का रिजर्व जो ज्यादा बन रखा था उसे हम यहां पे ऐड कर देंगे और मेरी प्रीमियम अर्न की इनकम 10.5 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, लिखिए, उसी में ही लिखिए, in case reserve towards unexpired risk has already been maintained at a higher amount, then the surplus of reserve will increase the premium income, प्रीमियम इनकम को इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है? क्रेडिटेड टू रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट आपका बढ़ जाएगा। लिख दीजिए ब्रैकेट में, क्रेडिटेड टू रेवेन्यू अकाउंट।
देखिए फॉर एग्जाम्पल प्रीमियम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 10 crore in respect of fire insurance. Reserve for unexpired risk to be maintained is equal to reserve for unexpired risk to be maintained is equal to reserve for unexpired risk कितना बनाना है, लिखिए 10 crore into 50% is equal to 5 crore. हम ये मानते हुए लिखवा रहे हैं कि कंपनी एडिशनल रिजर्व नहीं बनाती है, ठीक है. नहीं तो ये भी हो सकता था वो 50% नहीं 55% बनाती है, 60% बनाती है, ज्यादा भी बना सकती थी. हम ये बात मान रहे हैं कि इससे ज्यादा रिजर्व वो नहीं बनाती. तो 5 करोड़ रुपए बनाने हैं, लिखिए रिजर्व ऑलरेडी मेंटेन्ड, ब्रैकेट में लिखिए दैट इज एज पर लास्ट बैलेंस शीट, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू रुपीज 5.5 करोड़. अगर वो 5.5 करोड़ है तो अब क्या होगा, प्रीमियम इनकम आपकी कितनी हो जाएगी, 10.5 करोड़. देखिए द एडिशनल रिजर्व ऑलरेडी मेंटेन्ड ऑफ 0.5 करोड़, the additional reserve already maintained of 0.5 crore, additional reserve already maintained of 0.5 crore shall be credited to revenue account, उसमें नेक्स्ट लाइन में लिखिए इसी एग्जांपल में, इन केस रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क ऑलरेडी मेंटेन्ड वाज, इन केस रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क ऑलरेडी मेंटेन्ड वाज 4.5 करोड़. सिर्फ 4.5 करोड़ रुपए थे, तो हमें तो बनाना कितना है, 5 करोड़. लिखिए only reserve of 0.5 crore is to be maintained in the current year. Only reserve of 0.5 crore is to be maintained in current year. ठीक है ये बात. तो जरा ये बताइए, अब हम कुछ कह रहे हैं, बस सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, आप ये जज करके बताइए. A प्लस बी माइनस सी जितना आया है उसका 50% यहां से माइनस हो जाएगा अगर ये फायर इंश्योरेंस है तो नहीं. आप हो सकता है कुछ माइनस हो रहा हो सकता है बल्कि कुछ प्लस ही हो जा रहा हो. आपको तो यहां से कितना माइनस करना है, जितना रिजर्व और ऑलरेडी आपको मेंटेन करना है. अगर 10 करोड़ रुपए हमको आए हैं और 5 करोड़ रुपए का रिजर्व पहले से बना हुआ है तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है. ठीक है ये बात. तो दिस रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क जो यहां पे लिखा हुआ है, क्या ये वाली बात है, नहीं. ये स्टार वाली बात को आपको नीचे अभी लिखवाया गया है. ठीक है, ये क्या है जो आपको लिखाया गया, दिस इज द टोटल रिजर्व टू बी मेंटेन्ड. टोटल रिजर्व कितना बनाना है ये बताया गया है यहां पे. ठीक है, तो हम लोग ने एक एस्पेक्ट पूरा किया. वापस से आइए रेवेन्यू अकाउंट पे. हमने कौन सा एस्पेक्ट पूरा किया, प्रीमियम अर्न्ड. अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. इसकी कोई शेड्यूल नहीं बनेगी. ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, तो अब हम बताने जा रहे हैं आपको इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. पता है इंश्योरेंस कंपनी का सारा पैसा इन्वेस्ट होता है. बताइए हम जो प्रीमियम देते हैं उसका इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, जब तक क्लेम नहीं देना है, मैच्योरिटी नहीं करनी है, तब तक तो यूजलेस पड़ा हुआ है ना. इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देती है. इंश्योरेंस कंपनी क्या क्या इन्वेस्ट करती है, इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट कर देती है शेयर कैपिटल, और क्या इन्वेस्ट कर देती है, प्रीमियम जितना आता है. एक इंश्योरेंस कंपनी अपनी शेयर कैपिटल जितना पैसा शेयर से रेस करती है वो, और जितना पैसा प्रीमियम आता है सब का सब इन्वेस्ट कर देती है.
ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी एसेट होती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कंपनी, एक इंश्योरेंस कंपनी की सबसे बड़ी एसेट उसकी इन्वेस्टमेंट है। उसकी लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट से भी बड़ी एसेट क्या है उसके लिए? इन्वेस्टमेंट। इसका सारा पैसा इन्वेस्टेड होता है, ठीक है। इंटरेस्ट पे इनकम कौन कौन सी आ रही होती है? इनकम की बात कीजिए। इनकम आती है इनके पास इंटरेस्ट की, डिवेंचर्स वगैरह होंगे वो सब पे। दूसरा इनके पास इनकम आती है डिविडेंड की, ये कुछ कंपनी के शेयर्स वगैरह भी परचेस कर लेते हैं। तीसरा इनके पास आती है रेंटल इनकम, ये लोग कुछ प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, बिल्डिंग खरीद लेते हैं, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस खरीद लेते हैं, उनकी रेंटल इनकम आती है। चलिए फिर से अब वापस आ जाइए। प्रीमियम अर्न की बात हो गई, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट की बात हो चुकी है, ठीक है। बताइए ये जो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हमने आपको अभी बताया है, ये इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कौन से बेसिस है? कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस? एक्रूअल बेसिस। प्लीज ये बात हम बार बार नहीं बोलेंगे। सारी चीजें कैसे बना रहे हो? एक्रूअल बेसिस पे। इनफैक्ट अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे बनता ही है, हर कंपनी का एक्रूअल बेसिस पे ये अकाउंट बनता है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो गया। मिसक्लेनियस रिसिप्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है, अगर उसके पास इनके अलावा कोई भी और पैसा आ गया दैट इज मिसक्लेनियस रिसिप्ट, ठीक है। उसका जो भी एक लमसम अमाउंट है वो आप यहां पे कोट कर दोगे। नो एक्सपेंडिचर, सबसे बड़ा खर्चा एक इंश्योरेंस कंपनी का होता है क्लेम इनकर्ड, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्लेम के रिस्पेक्ट में बात करने जा रहे हैं। अच्छा सर, अब समझ में आया ये डायग्राम क्यों बचा के रखे थे। क्लेम इनकर्ड, चलिए वापस से बात कर रहे हैं इसी इंश्योरेंस कंपनी की, इंश्योरेंस कंपनी बी की, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी बी किसको किसको क्लेम पे करेगी? इंश्योरेंस कंपनी बी किसको किसको क्लेम देगी? जब बताइए। इंश्योरेंस कंपनी बी इसको क्लेम देगी, और बताइए। हाँ, पता है इंश्योरेंस कंपनी ए ने इसके यहां इंश्योरेंस कराया था, इसको प्रीमियम दिया था, ठीक है। अगर मान लीजिए जिसने इससे इंश्योर कराया था इसको कोई हानि हो जाती है तो इसका क्लेम भी कौन भरेगा? ये भरेगा, ठीक है। ये क्लेम मांगने किससे जाएगा? अगर इसको कोई हानि होती है, इसने अपने बाइक का इंश्योरेंस कराया था, ठीक है। इसने बाइक से क्या किया? ये मिस्टर ए ये बाइक पे बैठा हुआ था, मिस्टर बी को लड़ा देता है, ठीक है। मिस्टर बी टूट फूट जाता है, मिस्टर बी का जो कंपनसेशन होता है वो ये पे करेगा। किससे लेके पे करेगा? इस इंश्योरेंस कंपनी से लेके पे करेगा। अब पता है सिंस इसका इंश्योरेंस एक्सीड हो गया था आईआरडीए की लिमिट से, तो इसने इसके इंश्योरेंस को कहां उठा के दे दिया था? यहां दे दिया था। पता है आप जब एक इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हो, मान लीजिए आप रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, भारतीय एक्सा के पास इंश्योरेंस कराने गए, तो जरूरी नहीं है कि आपका इंश्योरेंस उसी कंपनी ने किया है। अगर उसकी लिमिट क्रॉस हो गई होगी तो वो आपको थोड़ी ना बताती है कि देखिए मेरी तो लिमिट क्रॉस हो चुकी है। वो तो क्या करती है, आपके इंश्योरेंस को तुरंत दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर देती है। तो देखिए अगर कभी भी ऐसा हो रहा है कि एक इंश्योरेंस कंपनी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करा लेती है, लेकिन ये बात कस्टमर को पता नहीं होती है, ये कस्टमर तो इसी इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगेगा, लेकिन अब ये इंश्योरेंस कंपनी इस इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगेगी, तो ये इंश्योरेंस कंपनी अपने डायरेक्ट बिजनेस वाले क्लाइंट को कम क्लेम देगा और किसको देगा? इसको क्लेम देगा, ठीक है। ये क्लेम क्या है? पेड। ये भी क्लेम क्या है? हाँ, क्लेम पेड, ठीक है। अब ये बताइए इसने क्या किया था? कुछ इंश्योरेंस इससे करा लिया था, इसको प्रीमियम दिया था, तो अब क्या होगा? अगर इसको हानि, देखिए क्या हुआ, इसने इसका बिजनेस लिया, ठीक है, और किससे बिजनेस लिया? इससे बिजनेस लिया, इसका अमाउंट एक्सीड कर गया तो ये कहां बिजनेस दे दिया उठा के? इसको दे दिया था। अब अगर मान लीजिए इसका बिजनेस इसके पास आया, यही बिजनेस उठ के यहां आया और यही बिजनेस उठ के यहां से यहां चला गया, हम कह रहे हैं कि इसने अपने बाइक का जो इंश्योरेंस कराया था वो यहां दिया था, इस इंश्योरेंस कंपनी का आईआरडीए की लिमिट के हिसाब से जो अमाउंट होता है वो एक्सीड कर गया, तो वो यहां से यहां उठ के चला आया, ठीक है।
और फिर क्या होता है, यहां वाला अमाउंट उठ के यहां आ जाता है क्योंकि इसकी भी लिमिट क्रॉस हो चुकी थी। तो ऐसे कंपनी केस में अगर इसको कोई भी लॉस होता है, इसको कोई भी लॉस होता है, तो ये क्लेम ये इसको क्लेम देगा, इसको ये क्लेम देगा, और फिर ये क्लेम किसको पे करेगा, इसको पे करेगा। दिस वुड बी क्लेम रिसीव्ड। हम किसके लिए बात कर रहे हैं, सिर्फ बी कंपनी के लिए, ठीक है। तो अब क्लेम का खर्चा क्या क्या है ये बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लेम का खर्चा, देखिए क्लेम पेड, क्लेम पेड खर्चा है। कौन कौन सा क्लेम पेड खर्चा है, डायरेक्ट बिजनेस वाला और री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड वाला या री इंश्योरेंस सीडेड वाला। क्लेम पेड डायरेक्ट बिजनेस प्लस री इंश्योरेंस, आपको बताना है एक्सेप्टेड या सीडेड, एक्सेप्टेड वाला। री इंश्योरेंस प्रीमियम जो एक्सेप्टेड, आप एक्सेप्ट करते हो उसमें आप प्रीमियम अर्न करते हो, लेकिन क्लेम आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। तो री इंश्योरेंस बिजनेस, री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड, ठीक है। बताइए कुछ, ये तो क्लेम पेड हो गया, ये तो कैश बेसिस हो गया, इसे एक्रूअल बेसिस बनाना है तो क्या करना होगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जोड़ देना होगा, ठीक है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जोड़ दीजिए इसमें। कौन सा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जोड़ दें, डायरेक्ट बिजनेस का भी और री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड का भी। इसमें से ओपनिंग आउटस्टैंडिंग घटा दीजिए, सिर्फ क्या इतने से खर्चा बन गया, नहीं, इतने से खर्चा नहीं बना है, अभी कुछ और भी बाकी है। क्या बाकी है, ये जो यहां से क्लेम रिसीव हो रहा है ये क्या है, निगेटिव खर्चा, ठीक है। क्लेम पे करना खर्चा है, क्लेम रिसीव करना निगेटिव खर्चा है। जिस तरीके से प्रीमियम के लिए हम क्या कर रहे थे, प्रीमियम रिसीव करना इनकम है और प्रीमियम पे करना निगेटिव इनकम है। क्लेम अगर आपको रिसीव हो रहा है देन इट इज निगेटिव एक्सपेंडिचर, इसमें से अब हटाना भी होगा। तो क्लेम रिसीव्ड, क्लेम रिसीव कहां से होता है, री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड। सर कोई आसान तरीका बताइए जिससे हमको सीडेड और एक्सेप्टेड हमेशा के लिए याद रहे और गड़बड़ी ना हो प्रीमियम में और क्लेम में। तो सुनिए इस बात को, कैसे आपको याद रहेगा। बिजनेस एक्सेप्टेड का मतलब क्या होता है, बिजनेस पाना, ठीक है। बिजनेस सीडेड का मतलब क्या होता है, बिजनेस देना, ठीक है। अगर हम एक इंश्योरेंस कंपनी है तो हमको बिजनेस कब मिलेगा, जब मेरे पास प्रीमियम आएगा तब बिजनेस मिला है, या हम किसी को प्रीमियम देंगे तो बिजनेस मिला है, प्रीमियम आएगा तो बिजनेस मिला है, ठीक है। तो बिजनेस एक्सेप्टेड का मतलब वो होता है जहां पे प्रीमियम आता है, बस ऐसे याद रखिए। अगर जहां प्रीमियम आता है वहां पे क्लेम क्या होता होगा, पे होता होगा, ठीक है। बिजनेस सीडेड का मतलब क्या होता है, बिजनेस किसी को देना। अगर हम बिजनेस देते हैं तो क्या देते हैं, प्रीमियम देते हैं। अगर प्रीमियम देते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्लेम मिलता है। क्लेम रिसीव्ड, री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड, इसमें अब क्या करें, क्लोजिंग एक्रूड जो है वो ऐड कर दें कि नहीं। इतना तो मिल गया है ना, अभी मिलना बाकी भी है कुछ, ठीक है। 5 लाख रुपया मिल गया, 1 लाख रुपया भी मिलना बाकी है, ठीक है। इसमें लेस कर दीजिए ओपनिंग एक्रूड, और ए माइनस बी ही क्या है, क्लेम इंकर्ड, क्लेम इंकर्ड ए माइनस बी।
चलिए अब नेक्स्ट टर्म देखिए क्या है इसमें, कमीशन। क्लेमिंग कार्ड की बात हो चुकी है, कमीशन। आपको याद आ रहा होगा जब हम कमीशन लिख रहे थे तो हमने लिखा था, हमने बोला था कि कमीशन एक बड़ा खर्चा है। ठीक है, बड़ा खर्चा क्यों है? क्योंकि एजेंट रखना है। ये कमीशन क्या है? पेमेंट टू एजेंट। ठीक है, जो इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस बिजनेस देते हैं, जो क्लाइंट पकड़ते हैं। एजेंट वो लोग होते हैं जो जबरदस्ती पकड़ लेते हैं। ठीक है, और जब तक वो इंश्योरेंस नहीं देता है सामने वाला, तब तक इंश्योरेंस, जब तक वो बेच नहीं देंगे उसको, पीछे पड़े रहते हैं। आईआरडीए इनफैक्ट इंश्योरेंस एजेंट रखना इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर मैंडेटरी करता है। ठीक है, अब देखोगे इंश्योरेंस कंपनी में ही एजेंट रहते हैं। क्या इंश्योरेंस कंपनी अपनी ब्रांच ऑफिसेस 50-100 नहीं खोल सकती है और वहीं पे डायरेक्ट बिजनेस ले? क्या बैंक के एजेंट्स होते हैं क्या? नहीं। आजकल तो मार्केटिंग के लिए सब कुछ है, हर जगह एजेंट है, लेकिन इंश्योरेंस बिजनेस में तो एजेंट है ही। वो इसलिए क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर एजेंट रखने की एक कंपल्शन होती है, जो आईआरडीए कहती है। क्यों कहती है ये कंपल्शन? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, अपने पॉलिसी होल्डर्स को, जो उनके पास पॉलिसी कराने के लिए आते हैं, वो डरे हुए होते हैं। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, जो भी एडवर्टाइज करती है या जो भी पॉलिसी होल्डर्स को इंश्योरेंस के लिए जब समझाती है, बताती है अपनी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, तो उन्हें डरा के करती है। आपने कभी किसी इंश्योरेंस कंपनी का एडवर्टाइजमेंट देखा है? हमको सबसे अच्छा एडवर्टाइजमेंट तो इनफैक्ट इंश्योरेंस कंपनी का नहीं, आजकल जो सीएट का टायर का एड आता है। ठीक है, अगर सड़क पे इडियट्स हैं तो, ठीक है, ऐसा ही है ना कुछ ऐड। तो इंश्योरेंस कंपनी भी इसी तरीके के ऐड बनाती है जो डराती है, देखिए कल को आपके साथ ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी के ऐड आते हैं, उसमें दिखाता है कि बच्चा क्या है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, अब उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो इस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, लोगों को डराती है और फिर इंश्योरेंस को सेल करने की कोशिश करती है। आईआरडीए ये कहती है कि पॉलिसी होल्डर्स क्या होता है, आपके पास डरा हुआ आता है, तो एक एजेंट रहेगा तो वो क्या करेगा, एक न्यूट्रल आदमी होगा, वो उनको संभालेगा थोड़ा सा। ठीक है, जो सही बातें होंगी वो बताएगा और उसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसी वो करा पाएगा, जो भी पॉलिसी होल्डर होगा। तो इंश्योरेंस कंपनी को एक न्यूट्रल आदमी बीच में रखना पड़ता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी को सेल करती है तो क्या करती है, वो डरा के सेल करती है। इनफैक्ट उसका तरीका ही होता है एडवर्टाइज करने का ऐसा कि सामने वाला एडवर्टीजमेंट को देख के डर जाता है। ठीक है, तो इसीलिए उनको एजेंट रखना ही पड़ता है, एजेंट उनके ऊपर मैंडेटरी है, और एजेंट को जो कमीशन पे हो रहा है वो एक खर्चा है। ठीक है, ये एक बड़ा खर्चा होता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी की सारी इंश्योरेंस पॉलिसी किसके थ्रू सेल हो रही है, एजेंट के थ्रू ही सेल हो रही है। नाउ मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस का मतलब है जितने भी ऑफिशियल खर्चे हैं। ठीक है, स्टेशनरी यूज हो रही है, लाइट, फैन, दिस दैट, जितने भी बाकी मैनेजमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन में खर्चे लग रहे हैं, वो सब कुछ यहां आते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट क्यों? पता है, हमने जो इनकम प्रीमियम अर्न लिया है ये एक्रूअल बेसिस पे है। ठीक है, तो ऐसा लग सकता है कि नहीं कुछ पॉलिसीज में कि हो सकता है ये वाली प्रीमियम अब ना आए, ऐसा भी लगता है। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी को ऐसा कुछ लगता है तो वो उसके लिए प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट बनाएगी। तो आप इसे बस फिर उसके बाद ए माइनस बी, ये दोनों टोटल कर लिया, ए माइनस बी किया, दिस इज योर ऑपरेटिंग इनकम। अगर इंश्योरेंस कंपनी अपने एक सेगमेंटेड रेवेन्यू, ये तो रेवेन्यू अकाउंट किसका है, इधर फायर का होगा, मैरीन का होगा या फिर मिसक्लेनियस होगा, वहां से उठा के कुछ पैसा रिजर्व में डालती है, तब तो लेस करने की जरूरत है, और नहीं तो यही अमाउंट ऑपरेटिंग इनकम ही सीधे सीधे कहां चला जाएगा, पीएल में चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं पीएल अकाउंट। सभी रेवेन्यू अकाउंट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट को उठा उठा के यहां लाइए। लिखिए, हम लिखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहां कहां से आएगा, फायर का आएगा, मैरीन का आएगा और मिसक्लेनियस। सारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट लाइए।
जितना प्रॉफिट अर्न करने के बाद इस इंश्योरेंस कंपनी के पास चला आता है, ये इंश्योरेंस कंपनी भी उसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। सभी फायर वाले अपना सेगमेंट, एक डिपार्टमेंट फायर वाला अपनी इन्वेस्टमेंट करता ही है, जो प्रॉफिट फायर से, एक मेरीन से और अदर से बच के आता है इनके पास, ये लोग उस पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फर्दर इनके पास भी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आती है। दिस इज ए। इसमें से खर्चे घटाए जाते हैं फिर, और वो खर्चे होते हैं डेप्रीशिएशन। जितनी एसेट इंश्योरेंस कंपनी की है उसकी डेप्रीशिएशन किसी भी रेवेन्यू अकाउंट में नहीं घटी हुई होती है, वो कंपनी घटाती है डेप्रीशिएशन। उसके बाद डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, बताइए कोई एक पर्टिकुलर रेवेन्यू अकाउंट देता होगा, फायर वाला, मैरीन वाला? नहीं, वो तो कहां से जाएगा, कंपनी के पीएल से जाता है। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन यहां से हटता है। और इसके बाद यहां से हटाते हैं हम ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन। ए माइनस बी, इसे कहते हैं प्रॉफिट। अब इसमें से ट्रांसफर्स किए जाते हैं। ट्रांसफर क्या क्या होता है? जनरल रिजर्व में मान लीजिए आप कर रहे हो, प्रपोज डिविडेंड, जो भी आप ट्रांसफर कर रहे हो, और भी आपने रिजर्व मेंटेन कर रखे हैं वहां कर रहे हो, ठीक है, वहां कर लीजिए। प्रपोज डिविडेंड हटाइए, और बैलेंस जो बचेगा दैट इज कैरीड टू बैलेंस शीट। बैलेंस कैरीड टू बैलेंस शीट।